नमस्कार। अभी तक हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति के मूल्यांकन में उसकी कैलकुलेशन करने के लिए वास्तविक औसत लाभ किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं इसके बारे में चर्चा की है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ ज्ञात कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यवसाय के औसत जो वास्तविक औसत लाभों का सामान्य लाभों पे जो आधिक्य है वही अधिलाभ कहलाता है। अगर हम सूत्र के रूप में सुपर प्रॉफिट की बात करें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो वास्तविक औसत लाभों की गणना हम जैसे पहले मैंने आपसे चर्चा की थी उसके आधार पे हम कर लेंगे और सामान्य लाभों की गणना जब हम करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और 100 से उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये जो एक्चुअल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी गणना किस प्रकार से करेंगे तो इसके लिए हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय सबसे पहले वर्ष के अंत में विनियोजित पूंजी की गणना चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर से की जाएगी। स्थायी संपत्ति को उनके बाजार मूल्य पे लिया जाएगा। यदि प्रश्न में बाजार मूल्य नहीं लिया हुआ हो तो अपलिखित मूल्य पे लिया जाएगा। दूसरा, चालू संपत्तियों को उन पर बनाए गए आयोजन यानी प्रोविजन की राशि को घटा के लिया जाएगा। थर्ड है, विनियोग की दशा में केवल व्यापारिक विनियोग होने पे ही विनियोजित पूंजी में लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद में अमूर्त संपत्तियों को उनके वसूली मूल्य दिए होने पर ही लिया जाएगा, अन्यथा उन्हें भी सम्मिलित नहीं करेंगे, ख्याति को छोड़ दिया जाएगा। कृत्रिम संपत्तियों जैसे प्रारंभिक व्ययों, निर्गमन पर बट्टे, अभिगोपन कमीशन आदि को संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जो आता है कि ये जितनी भी संपत्तियां हैं उनके योग में से निम्नलिखित दायित्वों को घटा के वर्ष के अंत में विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ज्ञात की जाएगी। इसमें से जो दायित्व हैं वो है चालू दायित्व जैसे लेनदार, देय पत्र, अदत्त व्यय, बैंक अधिविकर्ष और आयकर के लिए आयोजन आदि। सभी दीर्घकालीन बाह्य दायित्व जैसे बैंक से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, ऋण पत्र आदि। इसी तरह भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए सभी कोषों यथा भविष्य निधि, ग्रेच्युटी कोष, कर्मचारी लाभ भागीदारी कोष, कर्मचारियों को बोनस के लिए आयोजन इत्यादि। और डी है कर्मचारी क्षतिपूर्त कोष में से बकाया क्षतिपूर्ति राशि। अब स्टेटमेंट के रूप में इसको इस तरह से बना सकते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें सन्ड्री एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स एट रिलायजेबल वैल्यू, करंट एसेट्स आफ्टर प्रोविजन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एट रिलायजेबल वैल्यू, फिक्टिशियस एसेट्स नॉट इंक्लूडेड। लेस करेंगे ऑल करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इफ रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट गिवन, फंड फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज जिसमें प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड इनको लिया जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यदि स्थायी संपत्तियों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पे लिया है तो चिट्ठी में दिए गए जो मूल्यह्रास आयोजन है उसकी राशि को संपत्ति के योग में से नहीं घटाएंगे। इस प्रकार से विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के पश्चात ऐसी पूंजी औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाएगी जो वर्ष भर व्यवसाय में प्रयुक्त की गई हो, जिसकी गणना 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको डिवाइड 2 करेंगे 2 से, या फिर सेकंड नंबर है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यदि हमें दी हुई है तो उसमें प्लस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और थर्ड नंबर है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यदि वर्ष के प्रारंभ की पूंजी नहीं दी गई है तो उपयुक्त सूत्र जो दे रखा है थर्ड नंबर वाला उसको प्रयुक्त करके औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के लिए उसको प्रयोग में लिया जाएगा। अब चालू वर्ष के लाभ से तात्पर्य कौन से लाभों से है? तो ऐसे लाभ जो कि वर्ष के अंत की पूंजी में जुड़ा हुआ है,
अर्थात चालू वर्ष के कर से पूर्व लाभ में से कर आयोजन, चालू वर्ष का डूबत ऋण आयोजन एवं स्टॉक एवं अन्य चालू संपत्तियों के मूल्य में कमी की राशि को घटाया जाएगा और स्टॉक एवं अन्य चालू संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को जोड़ा जाएगा। दूसरा, यदि प्रत्येक वर्ष के लाभ को आहरण के रूप में निकाल लिया जाता है तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय चालू वर्ष के लाभ को का जो 1/2 भाग है उसको नहीं घटाएंगे, क्योंकि चालू वर्ष के लाभ में से अंतिम पूंजी में वृद्धि नहीं होगी, अतः अंतिम पूंजी ही औसत विनियोजित पूंजी होगी। इसके बाद में हमने देखेंगे कि गैर व्यापारिक विनियोगों की आय को चालू वर्ष के लाभों में से नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि इससे व्यवसाय की अंतिम पूंजी में वृद्धि होती है। औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करने की जो वैकल्पिक विधि, इसके अलावा वो हम लायबिलिटी साइड से यदि कैलकुलेट करते हैं तो इक्विटी अंश पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी, उसमें सभी प्रकार के संचय आदिक्य प्लस उसमें संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, उसमें से माइनस करेंगे संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि प्लस कृत्रिम संपत्तियां यथा प्रारंभिक व्यय प्लस अंशों या ऋण पत्रों पर बट्टा गैर व्यापारिक विनियोग प्लस लाभ हानि खाते का डेबिट शेष प्लस चालू वर्ष का कर पश्चात लाभ का 50%। सामान्य प्रत्याय दर जब हम ज्ञात करेंगे तो सामान्यतः बाजार में प्रचलित ब्याज दर ही सामान्य प्रत्याय दर होती है, लेकिन ये शुद्ध प्रत्याय जोखिम प्रत्याय का योग भी होती है। तो ये सापेक्ष अवधारणा है जो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। निवेशक की यह न्यूनतम दर है जिससे वह व्यवसाय से प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार ये जोखिम रहित प्रत्याय एवं जोखिम दर दोनों का योग है। इसकी जो गणना है इस प्रकार से करेंगे। पहला जो सूत्र है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्योर रेट प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर, या दूसरा इसका जो तरीका है वो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को सम ऑफ डिविडेंड रेट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें कंपनी की ख्याति के मूल्यांकन की स्थिति में विनियोजित पूंजी की गणना में पूर्वाधिकार अंश पूंजी एवं प्रस्तावित पूर्वाधिकार अंश लाभांश को नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि अंशधारियों के कोष शेयर होल्डर्स का ही भाग होता है। इस प्रकार भविष्य में कायम रहने वाले जो लाभ हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें से पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश भी नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि ये लाभों का नियोजन है। तो इस प्रकार से सुपर प्रॉफिट की हम गणना करते हैं। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से अगली चर्चा में हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से औसत विनियोजित पूंजी की गणना की जाती है और सुपर प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।